बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान का लॉन्ग मार्च जारी है और आज लाहौर से शुरू होकर लाहौर ही में ख़त्म होगा और कल वो लाहौर से शायद निकलने की कोशिश करे या फिर कल वो लाहौर से निकल कर किसी और शहर तक पहुँचे। ताहम लाहौर शहर का क्राउड देखकर इमरान खान जो है वो कई खुशफहमियों का शिकार हो गए हैं। तो इन खुशफहमियों को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान एक बार भरपूर तरीके से हमारे मुल्क के दिफाई इदारों पर हमला आवर हुए हैं। नाज़रीन, इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान की तरफ से सदर मुमलकत यानी जो PTI के चहीते कारकुन हैं जनाब आरिफ अलवी साहब, वो किस दबाव का शिकार है। यानी PTI के जो सदर हैं, उसको मैं सदर मुमलकत या पाकिस्तान का सदर नहीं कहता, वो PTI के सदर हैं और वो किस दबाव का शिकार हैं और आखिर ईवानों में सदर मुमलकत के खिलाफ इम्पीचमेंट की सदाएं या जो बाज़गश्त है वो क्यों सुनाई दे रही है। नाज़रीन, जहां ये मामलात हैं वहां इंतहाई जो है वो अफसोस की बात यह है कि आखिर इमरान खान की तरफ से लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने के पीछे 8 दिन यानी डिले का जो मंतक है वो क्या है और आखिर वो 8 दिन डिले क्यों चाह रहे हैं। तो नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पर कि पेमरा की तरफ से जो कवायद और ज़वाबित जारी किए गए थे उसके मुताबिक और हाई कोर्ट में जो चीज़ें सामने आई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक चैनल पर बंदिश के खिलाफ जो मामला हुए थे या इमरान खान की बराह रास्त तकारीर के नशर करने पर जो फैसला सुनाया गया था, उसके पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उस पर यह था कि इमरान खान की तकरीर बराह रास्त नशर नहीं होगी, ताहम डिले नशर होगी। और अगर इमरान खान किसी भी जगह दिफाई इदारों का नाम लेते हैं या कोई ऐसी मुतनाज़ बात करते हैं तो वहाँ पर या तो बीप लगा दी जाए या फिर ऐसा कुछ कर दिया जाए या उसको एडिट करके नशर कर दिया जाए ताकि कोई चीज़ें ऐसी ना हो जो सामने आए। तो हम गुज़िश्ता रोज़ जब DG ISI और DG ISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें इमरान खान का बराह रास्त नाम तो नहीं लिया गया, ताहम उनके निशाने पर इमरान खान ही थे, क्योंकि इमरान खान ने पिछले कई दिनों से जो मामला किए हैं वो इंतहाई तकलीफ दे थे। तो उस पर आज जैसे ही इमरान खान लिबर्टी चौक पहुंचे तो उन्होंने हमारे मुल्क के दिफाई इदारों पर बेदरेग वार करना शुरू कर दिए और वार भी इस तरह के उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI और DG ISPR के बराह रास्त नाम लेकर वार किए। यानी ये तकारीर विदाउट एनी डिले हमारे चैनल्स पर नशर होती रहीं और जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया इंडियन चैनल्स ने। और इंडियन चैनल्स उन चीज़ों को इतना प्रोपेगेट करता रहा कि इमरान खान को इतनी कवरेज पाकिस्तान में नहीं मिली जितनी के इंडिया में मिली है, क्योंकि इंडिया को मौका चाहिए होता है पाकिस्तान में मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इमरान खान ने किस तरह लिबर्टी चौक पहुँचते ही हमारे इदारों के खिलाफ जो है वो उन्होंने जहर उगलना शुरू किया। उसके बाद फिर आप आगे चलते हैं। और तवक्को करता हूं कि मेरे 2 मुजरम मेजर जनरल फैसल और सेक्टर कमांडर फहीम को फौरी तौर पर अपने ओहदे से फौरी हटाया जाए। जनरल बाजवा से पूछता हूं कि बिलावल भुट्टो ने जब कराची के अंदर जब ISI के सेक्टर कमांडर ने जब उसने कोई उसने ज्यादती की, बिलावल भुट्टो ने जब उसके खिलाफ स्टेटमेंट दी, आपने उसको हटा दिया। इनको हटाएं, इन दोनों को हटाएं। ये लोग जनरल बाजवा आपको बदनाम कर रहे हैं। DG ISI कान खोल के सुन लो मेरे। मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। DG ISI इससे ज्यादा ऐसी
शेख रशीद को भी नहीं करता सुना। और मैं आपने गैर जानबदार नहीं रहे सियासत। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की तो कम से कम वो जो चोरों के टोले बैठे हुए उनके ऊपर क्यों नहीं बात की? सारा निशाना इमरान खान के ऊपर। DGISI कान खोल के सुन लो मेरे। नाजरीन, ये सब सुनने के बाद आप खुद अंदाजा कर लें कि एक साबिक वजीर आजम और एक जिम्मेदार सियासतदान क्या इस तरह की हरकतें कर सकता है? क्या वो हमारे मुल्क के दिफाई इदारों के खिलाफ इस तरह बात कर सकता है? क्या हमारे मुल्क के दिफाई इदारों को इस तरह निशाने पर ले सकता है? पिछले 6 महीने से ये सिलसिला जारी है। कभी वो हमारे दिफाई इदारों को मीर जाफर, मीर सादिक, जानवर, चौकीदार और गद्दार और पता नहीं किन किन अलकाब से नवाजता है। और कल जब मतलब होना तो ये चाहिए था कि DGISI को जवाब देने के लिए मंजर आम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि कल जो कुछ हुआ वो भी एक सियासी चीज़ें ही थी। तहम जो है वो जो इमरान खान के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात हुए थे या जो पसे पर्दा मामला तय हुए थे, उनकी गवाही के लिए अकेला ISPR काफ़ी नहीं था। तो इसलिए भी शायद DGISI को मंजर आम पे आना पड़ा और DGISI को उन हक़ाइक़ से पर्दा उठाना पड़ा जिन हक़ाइक़ के पीछे इमरान खान का मकरूह चेहरा छुपा हुआ था कि दिन को तो वो आंखें दिखाता है और रात को वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दीगर हुकाम के तलवे चाटता है। नाज़रीन, आज इस इमरान खान की इस हरकत के बाद इंडिया के मुख्तलिफ चैनल्स ने इन चीज़ों को किस तरह दिखाया और उन पे किस तरह तबसरे किए, और यहाँ तक कहने से भी बाज ना आए कि अगर इमरान खान 10 साल तक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह जाए तो फिर इंडिया को जो कुछ करना है उसके लिए उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पंजाब के एक जाहिल वज़ीर फयाजुल हसन चौहान, उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने इंडिया ने वाज़े तौर पर कहा कि ये हमारा एम है कि ISI एक्सपोज हो, ये हमारा एम है कि आपकी आर्मी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्सपोज हो और आप हमारा काम कर रहे हैं। नाज़रीन, इंडियन चैनल्स ने क्या कहा, जरा थोड़ा सा मुलाहिजा फरमा लें। इसने बाजवा की पूंछ पे पैर रखा था तो इसको क्या लग रहा था कि सरदार बहुत खुश हो गया, शाबाशी देगा। क्यों? जो लोग कहते हैं ना इंडिया में पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, इसने बिना टुकड़े करे पाकिस्तान के दिल के टुकड़े कर दिए। यार, हम तो कहते हैं कि इमरान खान जैसा कोई लीडर नहीं मिल सकता पाकिस्तान को। प्लीज ये अपना वापस लें और इमरान खान को वापस प्राइम मिनिस्टर बनवाएं मुल्क का, मिनिमम 10 ईयर्स। और अगर 10 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गया वैभव पाकिस्तान का तो हमारा काम हो जाएगा। खान का वहां पर ये बयान हिंदुस्तान के चैनल पर उसको क्लैरिफाई करने में मुश्किल हो रही है। आपने अपनी पार्टी को बचाने के लिए या उसे मजबूत करने के लिए उस इदारे को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है कि हिंदुस्तान के चैनल पर बोलने में आपको दिक्कत आ रही है। मान लीजिए ना ये बात। आप लोगों की तो ख्वाहिश होगी ना, इंडिया की तो ख्वाहिश होगी ना, इंडिया की तो ख्वाहिश होगी कि पाक फौज के हवाले से, ISI के हवाले से खूब धूम धमका, खूब जनाब क्रिटिसिज्म, खूब कंट्रोवर्सी, वो तो आपकी ख्वाहिश होगी। हमारी ख्वाहिश नहीं है। आपके पिछले 6 सालों में हमारी ख्वाहिश नहीं है। ये हमारा एम है सर कि ISI को एक्सपोज करना है। अब वो आप ही कर दे रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे देना चाहती हूँ। इमरान खान ने अपने भाषण में ISI के खिलाफ भी जमकर जहर उगला है। इमरान ने ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तुलना पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद से की है। इमरान ने कहा कि ISI प्रमुख ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो पूरी तरह से सियासी थी। ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सियासी बताया इमरान खान ने। अब इस वक्त पाकिस्तान में एक तरफ इमरान है वर्सेस ऑल है, वो सारी की सारी मशीनरी जो निशाना बनाया गया। मुझे लगता है पाकिस्तान की राजनीति में बहुत निर्णायक पल होने वाला है जब उन्होंने सीधे सीधे पाक आर्मी चीफ को निशाने पर लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष। और ये जाहिर सी बात है कि गौरतलब है कि पहली बार जनरल बाजवा का नाम इतने खुले तौर पर इमरान खान के द्वारा लिया गया है, सेना पर हमला बोला गया। नाज़रीन, इससे पहले आपको याद होगा कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं
नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी इमरान खान के मुतालिक कोई अहम बात की थी। शायद कुछ चैनल्स ने उसको अहमियत नहीं दी थी, लेकिन क्या कहा था जरा ये एक पीस मुलाहिजा फरमा लें। इमरान खान से मैं पहले भी मिला हूं और तब भी मैंने उनसे कहा था, देखिए इतना बार हमने लड़ाइयां लड़ ली, आतंकवाद करके भी कुछ पाया नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मोदी जी, मैं पठान का बच्चा, मैं सच बोलता हूं और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आइए हम नई शुरुआत करें। पाकिस्तान में समस्या ये, मैं अनुभव से, मेरा अकेले का अनुभव नहीं है, दुनिया के देशों का अनुभव है। मैंने दुनिया के कई देश के महापुरुषों से बात की है, गल्फ कंट्रीज के, अरब राष्ट्रों के सभी नेताओं से मैंने बात की है, मैंने अमेरिका, चाइना, रशिया, उन सबसे भी बात की है। एक बात ज्यादातर उभर करके आती है कि भाई आजाद करोगे तो किससे करोगे? आर्मी से करोगे, आईएसआई से करोगे कि इलेक्टेड बॉडी से करोगे? बोले पता ही नहीं चलता वो देश कौन चलाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, पहले वो अपनी ये समस्या सुलझा दें। नाज़रीन, मैं जानता हूं कि कॉपीराइट की वजह से कुछ चीजें दिखाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर इसमें किसी का भी कॉपीराइट है तो मैं उनसे दरख्वास्त जरूर करूंगा कि इन चीजों को जो है वो पब्लिक नॉलेज के लिए छोड़ देना चाहिए। ताहम इस वक्त जो मामला चल रहे हैं कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो आज लाहौर से शुरू होकर लाहौर में ही ख़त्म होगा और कल फिर लाहौर से अपनी अगली मंजिल की तरफ या अपने अगले पड़ाव की तरफ जाएगा। ताहम इस वक्त मैं आपको ये बताना इंतहाई अहम और इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ कि इमरान खान का जो मंतक है कि 8 दिनों के बाद या 8 दिनों में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचेगा, तो उसके पीछे इसकी क्या लॉजिक है। तो नाज़रीन, उसके पीछे लॉजिक ये है कि इन 8 दिनों में इमरान खान भरपूर प्रेशर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इन 8 दिनों में इमरान खान इदारों को भरपूर तरीके से रौंदेंगे, मसलेंगे, एक्सपोज करेंगे, उनको हर मुमकिन कोशिश करके इतना उनको प्रेशराइज्ड करने की कोशिश करेंगे और इस हद तक जो है वो और इस हद तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तकर्रुर को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करेंगे कि पूरा सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाए और पूरे मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम की फिजा कायम हो जाए। और जैसे ये इस्लामाबाद पहुंचे, इमरान खान का ख्याल है कि इसको इंतखाबात की तारीख मिल जाए और ये इनका महज ख्याल है। 8 दिन तक लोगों को सड़कों पे रखना बहुत बड़ी बात है। आज तो लाहौर में है, लाहौर में आप क्राउड ले सकते हैं, लाहौर शहर में आपको क्राउड मिल सकता है, लेकिन जब आप जीटी रोड पे आएंगे तब देखना पड़ेगा कि आपका ये क्राउड कितना रहता है। मैं अगर आदाद शुमार का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, तो हम इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इस वक्त जो क्राउड है इसका यूँ समझ लें कि आप 60 to 70% माइनस कर लें, क्योंकि शहरी क्राउड यहीं से ही वापस चला जाएगा और आगे फिर नए सिलसिले शुरू होंगे। और 8 दिनों तक इतने क्राउड को सड़कों पर रखना इंतहा से ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इतना क्राउड जब सड़कों पर रहेगा तो ऐसी सूरत हाल में ये लॉन्ग मार्च खूनी लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, क्योंकि थ्रेट अलर्ट्स भी आ चुके हैं। और आज वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि थ्रेट अलर्ट्स मौसूल हो रहे हैं और इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट को तो इस हवाले से कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले सैलाब आ जाए, घर डूब जाएं, लोग बह जाएं, यानी सियासी सैलाब, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आइएगा तो फिर देखेंगे। सीधी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त इमरान खान के लिए भरपूर सहूलतकारी का काम अंजाम दे रहा है और अब पिछले काफ़ी अरसे से देता आ रहा है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा हुकूमत के लिए सहूलतकारी का काम शुरू किया है और इसीलिए जजेस की जो तैनाती थी वो मुतनाज़ हुई और इन जजेस की तैनाती में सिंध के हकूक़ पर और खैबर पख्तूनख्वा के हकूक़ पर या उनकी मेरिट पर या उनका जो कोटा था उस पर जिस तरह पंजाब के जजेस को नवाजा गया, ये इंतहाई अफसोस की बात है और इसके असरात आगे चल के निकलेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इमरान खान के 8 दिन के पीछे की मंतक ये है, ताहम नाज़रीन इस वक्त मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पीटीआई के सदर मुमलकत पर एक प्रेशर और भी है और वो प्रेशर बहुत भयानक है। यानी उस प्रेशर का मतलब ये है
कि आरिफ अलवी पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ भी हो जाए, जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तकर्रुर के हवाले से समरी उनके पास आएगी, उस समरी को वो कम से कम 1 से 1.5 या 2 माह तक उसको लटकाने की कोशिश करे, उस पर मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात लगाने की कोशिश करे और उसको मतलब इस तरह करने की कोशिश करे कि समरी 2-1.5 महीने तक कम से कम लटकती रहे, आती जाती रहे और तैनाती ताखीर का शिकार हो, ताकि इमरान खान अपने मकासद हासिल कर सके। नाजरीन, जहां एक तरफ ये मामला चल रहा है तो दूसरी तरफ मैंने आपसे पहले भी कहा कि सेनेटर रजा रब्बानी की तरफ से इम्पीचमेंट के मामलात को भी उठाया जा रहा है, यानी ईवान बाला में सदर मुमलकत के मुआवजे का मामले की बाज़गश भी सुनाई दे रही है। और मैं पिछले काफ़ी अरसे से ये कह रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सदर मुमलकत की इम्पीचमेंट क्यों नहीं की जा रही, कि क्योंकि अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और अब DGISI और DGISPR ने भी एक्सेप्ट कर लिया है और ख़ुद इमरान खान ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि ईवान सदर और सदर मुमलकत एक मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए सहूलतकार बने, आलाकार बने और उन्होंने एक हुकूमत को गिराने की साजिश की और उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इमरान खान को एक टेबल पर बिठाया और ताकि मामला तय हों, और फिर उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुख्तलिफ किस्म की पेशकश की और उनको जो है वो ऑफर्स दी। और मतलब हैरत होती है कि एक कोई सियासतदान इस हद तक भी गिर सकता है। चलो वो तो अपोजिशन लीडर था, वो तो इक़्तिदार में आने के लिए इस हद तक गिर ही सकता है, लेकिन सदर मुमलकत जिस हद तक गिरे तो ऐसे गिरे कि अब शायद ही ज़िंदगी भर गिर सके, और ऐसा कोई सदर इस हद तक गिर सकता है शायद ही पाकिस्तान की तारीख में आ सके। तो बहरहाल एक तरफ जहां ये मामला चल रहे हैं तो वहां दूसरी तरफ पंजाब असम्बली में भी अरकान पंजाब असम्बली की तोड़ जोड़ का अमल तेज हो चुका है और PTI को छोड़ने का अमल भी तेज हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह DGISI की तरफ से और DGISPR की तरफ से जो हक़ाइक़ पेश किए गए और सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से जो चीज़ें पेश की गई वो अपने आप में माना खेज थी। आप कहीं से भी, आप कीनिया से तहकीकात शुरू करें, आप पेशावर से तहकीकात शुरू करें, आप पेशावर एयरपोर्ट से तहकीकात शुरू करें, आप दुबई से शुरू करें, तो तहकीकात के खुरे और तहकीकात के ताने बाने सारे आके इमरान खान, बनी गाला और एक चैनल के मालिक पर ही आकर क्यों रुकते हैं, और जो चैनल के 2 मालकान अपना मुलाजमीन माफ़ कीजिएगा जिनकी रिहाइश गाहें कराची में थी वहीं पे आकर ही क्यों मिलते हैं। तो बिलाखिर इस वक्त सूरत हाल जो है वो इस हद तक मतलब वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान का चेहरा उसमें साफ दिखाई दे रहा है। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त कराची में 12,000 से ज़ायद कंटेनर रख दिए गए हैं और 13,086 से ज़ायद जो है वो पुलिस एहलकार वहाँ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और उसमें रेंजर्स के 3,600 हैं, FC के 4,265 हैं, सिंध पुलिस के 8,000 हैं, इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और एहलकार अलग हैं, और इसमें जो है वो आंसू गैस के जो शेल हैं वो तकरीबन मतलब 50,000 से 50,050 शेल मंगवाए गए हैं, और उसमें 616 गन्स हैं और 4 ड्रोन हैं, यानी वो ड्रोन जहां से आंसू गैस की शेलिंग की जा सकेगी। 5 मन सुर्ख मिर्चें हैं और 12 बोर गन्स जो हैं वो 611 हैं, जिनमें से 36,700 राउंड उनको दिए जा रहे हैं, और मास्क की जो मजमूई तादाद है वो 2,430 है, और गाड़ियाँ 3,374 गाड़ियाँ हैं जो पुलिस एहलकारों को वहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को दी जाएंगी, और अपना पेपर बॉल गन्स की मजमूई तादाद 17 है, और उसके तकरीबन 4,000 पेपर बॉल्स जो है वो पुलिस हुकाम के हवाले कर दिए गए हैं और इसके अलावा जो अपना फायर टेंडर है, फायर टेंडर्स भी मुख्तलिफ मकामात पर होंगी, और इन फायर टेंडर्स के पानी में ये सुर्ख मिर्चें डाली जाएंगी और ये उन सुर्ख मिर्चों का स्प्रे होगा। अगर इमरान खान इस वक्त तक, मैं दावा से कह सकता हूँ कि जिस तरह आज का क्राउड देखकर इमरान खान हमारे इदारों पर बरस पड़े हैं, इसी तरह मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर इस तरह का भी क्राउड इमरान खान को मिल गया
तो इमरान खान रेड जोन में दाखिल होने से बाज नहीं आएंगे और इमरान खान रेड जोन में जाके धरना देंगे और इमरान खान के हक में है कि खून खराबा हो और इमरान खान खून खराबे से ही अपने मकासद का हसूल चाहते हैं और खून खराबा ही इमरान खान को मकासद जिस मकसद के तहत इमरान खान ये सब कुछ कर रहा है उसमें कामयाब करवा सकता है। तो नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान एक डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और इस डर्टी पॉलिटिक्स में लामहल्ला नुकसान आवाम का होगा। मैं मानता तब जब इस कंटेनर पे पीरनी खड़ी होती, आपके साथ पिंकी पीरनी, पिंकी मानिका वो खड़ी होती, तब मैं मानता। आपके बच्चे खड़े होते इस कंटेनर पे, तब मैं मानता कि आप जो है ना एक सब में सबको बराबर समझते हैं। आपके बच्चे दूसरों के बच्चे सड़कों पर। खैर, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप जो डर्टी खेल खेल रहे हैं और पाकिस्तान को जिस तरह बदनाम और रुसवा करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया आपके कांधों पर जिस तरह चढ़ के पाकिस्तान को जो है वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है और आपको जिस तरह आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें कवरेज मिल रही है, ये आपको कवरेज नहीं मिल रही। ये पाकिस्तान की जड़ों में तेजाब है जो आपकी तवज्जुह से डाला जा रहा है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।